अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मंशा यार आपसे मुखातिब है और इस वक्त मैं अपने फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल से आपसे बात कर रहा हूँ। और मेरा गुमान है कि आप मेरे तमाम देखने वाले मेरे दोस्त ज़िंदगी के बेहतरीन मुकाम पे इस वक्त फ़ाइज़ होंगे और ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत चल रही होगी इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ आज, वो ये है कि वाई कोचिंग, ख़ास तौर पे मैरिटल कोचिंग, चूँकि मैं मैरिटल कोच हूँ और इसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मेरा मकसद है कि रिलेशनशिप्स के अंदर एक चाशनी, एक टेस्ट, एक मोहब्बत डेवलप की जाए। और उसके लिए ज़रूरी क्यों है? व्हाई मैरिटल कोचिंग इज़ नेसेसरी? देखिए, हमारा आज का बच्चा जब डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर बनने के लिए उसको ज़िंदगी के कई साल मुख्तिस करना पड़ते हैं, फिर जाके वो डॉक्टर बनता है। जब कोई बच्चा इंजीनियर बनने की कोशिश करता है तो सेम केसेस विद दैट किड, वो भी अपनी ज़िंदगी के कई सालों पे मुकीत इस मेहनत को अपने ऊपर लेता है और फिर जाके वो इंजीनियर बनता है और ज़िंदगी में दीगर प्रोफेशंस का भी यही सिलसिला है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि जब हम शादी जैसे एक अजीम और मुबर्रक मंज़िल की तरफ अब गामज़न होते हैं, ढूँढते हैं, बढ़ते हैं, तो उसमें हमें यहाँ पर कोई गाइडलाइंस, कोई कोचिंग, कोई मेंटोरिंग नहीं मिलती है। होता क्या है कि हम अपनी लाइफ में किसी अपने दोस्त के साथ एक गुड कनेक्टेड रिलेशन शुरू कर रहे होते हैं, जैसे ही हमारी मान चलिए कि अपनी नाइट से कंप्लीट कर चुके हैं, एक बार हमारी एक इम्पोर्टेंट सफ़र है। इस सफ़र पे आपका सामान्य तौर पर आप अपनी प्लानिंग, आपका इस सफ़र के बारे में एस्टिमेशन क्या है, आपका नज़रिया इस बात की कुर्बानी करता है कि आपकी आपकी ज़िंदगी में आपकी खुशनुमा कामयाबी, सक्सेस के लिए इससे इसके बहुत से ऐसे रेफरेंसेस हैं। एक रेफरेंस आपको देता जाऊँ, हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि वो शख्स दुनिया में ही जन्नत के अंदर रह रहा होता है, जिस शख्स का हमसफ़र नेक हो, ईमानदार हो, हयादार हो और वो उसके लिए आँख मीठी करके जाए। इतने इम्पोर्टेंट सफ़र पे जाने के लिए, चलने के लिए अगर आपकी कामयाबी ना हो, आपका माइंड ब्रेक ना हो, तो आपने सिर्फ़ रेस ही उसके ऊपर ही आपने मौज की सारी ज़िंदगी गुज़ारी होगी और आपकी तमाम मुश्किलों का वज़न उन्हीं सुनी-सुनाई बातों के ऊपर होगा, गाइडलाइंस से, दोस्तों से, मशवरों से और जो हुक्मात से सुनकर के हम बड़ा फेस करते हुए ज़िंदगी को आगे बढ़ाएँ, उसके बाद से नौकरी करें। होता क्या है कि हम अपनी लाइफ़ का एक हिस्सा बनने के लिए जिसको आगाज़ करते हैं, इसकी एक्सटर्नल प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई ट्रैवलिंग की खरीदारी करते हैं, आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, इसके अलावा आपके तौर पे इंतज़ामात किए जाते हैं सारे मेहमानों के खाने में, पैसे डेकोरेट करने हैं, खाने में कुछ चीज़ें लेनी हैं, सामान ऊपर से आके आता है, आपकी सारी रसीदें, अगर आप खुला हैं तो आपका शेरवानी कैसे होगा, आपका सूट कैसा हो, फिर आप इतनी सारी महँगी अगर खाने बन रहे हैं, तो आप सारी प्लेटें, इतने सारे इसके ऊपर बर्तन, इतने एक साथ इसके ऊपर कभी नहीं हुआ करते थे कि हमारे माँ हुआ करते थे कि रिवाज नहीं है तो रवायत नहीं है, तो साहब कहते थे कि यहाँ हम सिर्फ इतनी कमाइयाँ चाहते हैं। इतने एक्सटर्नल तमाम के बावजूद हमने कभी एक छोटा-सा इंटरनल एहतमाम नहीं किया है। क्या हम मेंटली प्रिपेयर हैं? क्या हमने अपने स्टैंडर्ड्स, अपने जो हमारे मेयारात हैं, उनको हमने परखा है कि हमने ज़िंदगी गुज़ारनी किस तर्ज पे है? वो जो मेरा हमसफ़र है, उसकी लाइफ़ के क्या एम्स हैं, उसको हमने बूस्ट कैसे करना है? घर को कैसे गहवारा बनाया जा सकता है? घर को मोहब्बत का आंगन कैसे बनाया जा सकता है? इसके लिए हमारे यहाँ ना तो बच्चियाँ प्रिपेयर होती हैं, ना बच्चे प्रिपेयर होते हैं। ना दूल्हा इसके लिए प्रिपेयरिंग करता है, अपने आप को तैयार करता है, ना उसके पास कोई माइंडसेट होता है, ना उसने कभी अपनी फैमिली में ये सारी चीज़ें सुनी होती हैं। अच्छा, बहुत से सामीन की तरफ से मुझे रिस्पॉन्स आता है कि दिस इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल टॉपिक। ये तो आज के दौर में कौन है जो ऐसी बातें करता हो? किसको ज़रूरत है? हर शख्स यूट्यूब पे, फेसबुक पे और दीगर बहुत सी जगहों से ऐसी चीज़ें बड़ी आसानी से हासिल कर सकता है। लेकिन मज़े की बात है, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस ये रहा है, मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं, लड़के और बच्चे और बच्चियाँ और लड़कियाँ, ख़ास तौर पे जो पोस्ट एंड प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए जब बच्चे आते हैं, आप यकीन कीजिए उनको यहाँ तक का इल्म नहीं होता कि उन्होंने अपनी सफाई-सुथराई का निज़ाम कैसे मैनेज करना है। उनके दरमियान में एक कम्युनिकेशन गैप है। वालिदैन और बच्चों के दरमियान इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप है कि वालिदैन अपने बच्चों को ये तक बता नहीं पाते, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में, एक अच्छे माहौल में बैठ के, कि वो अपनी लाइफ़ के
इन इश्यूज़ को, मिसाल के तौर पे गुस्ल जनाबत कैसे करना है, गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं और आपने अपनी सफाई-सुथराई कैसे करनी है, उसका तरीक़ाकार क्या है, ट्रेडिशनली कैसे फ़ॉलो करना है, दीन इसके ऊपर क्या कहता है और कौन-सी चीज़ें हैं जो आपकी कबाहत वाली हैं, जो आपके हमसफ़र को आपके साथ बैठते उठते उठते हुए, बैठते हुए आपके साथ दौरान गुफ्तगू बुरी लग सकती हैं। आपने कैसे इन चीज़ों का ख़्याल रखना है? कहने को कहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो एमफ़िल है, वो पीएचडी कर चुका हुआ है, बच्ची की एजुकेशन बड़ी आसमानों को छू रही है, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी सितम ज़रीफ़ी अटैच हो जाती है और सितम ज़रीफ़ी ये है कि उसको ज़िंदगी के इन बेसिक और बुनियादी हक़ाइक़ का इल्म ही नहीं होता। बहु एक बार एक बच्चा था, वो मेरे पास आया। उसने स्टे किया, उसने कहा कि सर मैं रुकूँगा आपके पास, कुछ गाइडलाइन उसने लेना थी। मेरा फ़ेसबुक फ़ैन ही था। उसके वो रुका तो नेक्स्ट डे जब उसको मैंने बताया कि आप फ्रेश हो लें, गुस्ल करें और जो भी उसने अपना चेंज-वेंज करना था, तो इंस्टेंट मैंने देखा कि उसके मुझे ये बात बताते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, मैं बड़ी फ्रैंकली आपसे बात करना चाहता हूँ, उसकी बगलों के बाल बड़े बड़े हुए थे। जब वो अपना शर्ट पहनने लगा तो बगलों के बाल बहुत बड़े हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार व्हाट इज़ दिस? डोंट यू नो अबाउट इट कि ये ज़रूरी है इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अंदर इस्लाम भी हमें कहता है कि आप अपने जो मखसूस जिस्म के हिस्सों के बाल हैं उनको उतार के रखते हैं। तो ही आई केम टू नो एट दैट मोमेंट उसने कहा कि ये किसने कहा है? मुझे तो आज तक नहीं पता। एंड ही वाज़ अप्रॉक्सिमेटली 24 इयर्स ओल्ड यंग गाय। ये है एक एक मिसाल ये मैं दे रहा हूँ आपको। इसके अलावा बहुत सी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं जो अभी इस फ़ोरम के ऊपर शेयर नहीं की जा सकती और चूँकि मैं एक कोच हूँ मेरे पास मेरे क्लाइंट्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उनकी अमानत होती है और उनको अमानत के तौर पे आप उनके मुहाफ़िज़ हैं, उनको शेयर नहीं कर सकते। लेकिन बताने का मकसद ये है कि वी हैव पॉवर्टी इन दीज़ एरियाज़। इसके ऊपर हमें काम करने की बड़ी अशद ज़रूरत है। हमारे सिलेबसेस, हमारे जो निसाब हैं, उसके अलावा हमारा जो इस वक्त सोशल सेटअप बन चुका हुआ है, एक कम्युनिकेशन गैप आने की वजह से पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान में एक गैप है। उस गैप को अब कौन सी चीज़ फिल करती है, वो ये मोबाइल और सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, स्नैप वीडियोज़, उसके अलावा टिकटॉक एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें उसको फिल करती हैं। और शूमिए किस्मत ये कि इस वक्त हमारे पास इन तमाम फ़ोरम्स के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, जो आपकी लाइफ को बूस्ट करे, जो आपके इस एक्सपोजर को बढ़ाए कि आपने कल को दुल्हन कैसे बनना है, आपने दूल्हा कैसे बनना है, आपने क्या इश्यूज आ सकते हैं इन लॉज की तरफ से जिनको आपने मैनेज करना है, हैंडल करना है और कैसी खूबसूरती के साथ आप उनको डिप्लोमेटिकली उनको मैनेज कर सकते हैं और आप अपने ससुराल में जाके या आप अपनी वाइफ़ को अपने घर लाके जब आपकी वाइफ़ आपके ससुराल में हो, तो वो कैसे इन तमाम इश्यूज़ को हैंडल कर सकती है। चूँकि जब भी हम एक जगह से नई जगह मुंतकिल होते हैं ख़ास तौर पे हमारे कल्चर के अंदर दुल्हन को अपने मेके का घर छोड़ के अपने ससुराल जाना पड़ता है। तो जब भी कोई माइग्रेशन होती है, एक से दूसरी जगह हम जाते हैं, तो एक अजनबियत का एहसास लाज़मी एक फ़ितरी अमल है, हमें होता है और उस दौरान अगर कोई शख्स हमारी ढारस बाँधने वाला ना हो, हमें इनकरेज करने वाला ना हो, हमें हौसला देने वाला ना हो, हमें थपकी लगाने वाला ना हो और तो ऐसा अगर कोई शख्स हमें ना मुयस्सर आ सके तो हम अमूमन देखते हैं कि बच्चियाँ दिल छोड़ जाती हैं। शादी के कुछ अरसा बाद उनकी मोटिवेशन कम हो जाती है, उनको फ़ील होना शुरू हो जाता है कि जैसे वो ऐसे कंजस्टेड एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकती। हालाँकि रिश्ता देखने से पहले उनका बड़ा फ़ोकस होता है इन चीज़ों के ऊपर कि कोई बात नहीं, वो अच्छे लोग हैं, मुनासिब लोग हैं, उनका फैमिली सेटअप हमारे फैमिली सेटअप के साथ बड़ा मिलता-जुलता है। तो ये सारी चीज़ें उस वक़्त तो उन्होंने सोच रखी होती हैं। लेकिन चूँकि 2 बच्चों ने जब ज़िंदगी गुज़ारनी होती है, उनकी कंपैटिबिलिटी उस वक़्त बननी होती है जब वो एक निकाह के प्रोसेस के बाद के पीरियड में जाते हैं। उस वक़्त उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होती है, एक-दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना होता है और एक-दूसरे को अपनी ज़िंदगी के रुमूज़ व अक़ाब से आगाह करना होता है कि वो कैसे जीना चाहते हैं, क्या उनके गोल्स हैं, क्या प्रायोरिटीज़ हैं, कौन-सी चीज़ें उनको अच्छी लगेंगी, कौन-सी चीज़ें उनको बुरी लगेंगी। वक़्त के साथ-साथ वो एक-दूसरे को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी मुरव्वज नहीं है, जिसको इस टॉपिक के ऊपर सीरियस लिया जाए और इसके ऊपर गाइडलाइन कोई कोचिंग, कोई मेंटोरिंग, कोई ऐसी बात की जाए, बल्कि अमूमन इसको समझा जाता है कि ये डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन इसका एहसास उस वक़्त ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। मेरी मोटिवेशन ये काम करने की ये रही कि जब अदालतों के अंदर जब बच्चों की हवालगी के केस सुने जाते हैं, आप यकीन कीजिए संग दिल से संग दिल वो कला जिन्होंने हज़ारों या लाखों रुपए
उन कपल से फ़ीस ली होती है, जो उनको डिपार्ट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो जो कपल है, उनके बच्चों की हवालगी का मामला हल हो जाए और हम अपनी फ़ीस उनसे वो वसूल कर सकें। उस लम्हे वो वकला भी उनकी आँखों में अश्क होते हैं, जब वो बच्चा कहता है कि नहीं, मैं मामा, एक पल्लू उसने मामा का पकड़ा होता है और एक पल्लू उसने पापा का पकड़ा होता है, और उस लम्हे वो कहता है कि नहीं, मैं दोनों के साथ ज़िंदगी गुज़ारना चाहता हूँ, मैं दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। आप यकीन कीजिए, पत्थर से पत्थर दिल उस लम्हे पिघल जाते हैं। ये मेरी मोटिवेशन है। तो मैं इस वजह से आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप दोस्तों से बताना चाहता हूँ आपको, कि आप ज़िंदगी के इस बंधन को सीरियस लीजिए। ये इतना खूबसूरत बंधन है, इतना खूबसूरत बंधन है, इसे सास और बहू के मदार से इसको बाहर निकालिए, इसके अंदर स्पेस पैदा कीजिए। आने वाली बच्चियाँ जो हैं, वो अगर अपने ससुराल के घरों में उनका दिल ना लगे, तो उसके अंजाम बहुत भयानक होना शुरू हो जाते हैं। अगर जो हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ़ से मुतमिन ना हो, जो बच्ची आने वाली है, वो अगर अपने मर्द की, अपने हस्बैंड की खुशी का वसीला ना बने, तो उनके लिए उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरी मोटिवेशन ये है, जिस वजह से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर ज़रूरी है कि बात की जाए और लोगों को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि आप अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े इंटेग्रल प्रोजेक्ट के ऊपर काम ही नहीं करते, उस पे सोचते ही नहीं। बिना सोचे-समझे आप शादी कर लेते हैं, बिना सोचे-समझे, गौर किए, अपनी ज़ात को समझे बगैर, जाने बगैर, परखे बगैर, तहकीक किए बगैर, तज्ज़िया किए बगैर, मुशाहिदा किए बगैर, आप खुद को किसी शख़्स के साथ रहने की, जिसके साथ आदत ही नहीं है, आप उसके साथ रहने को चले जाते हैं। और विज़न विज़न तो है ही कोई नहीं, चूँकि और मज़े की बात बताऊँ कि इस वक़्त ऐसे-ऐसे लोग मजबूर हैं, ऐसे-ऐसे लोगों के मसाइल हैं, जो लोग ज़िंदगी में बड़े सक्सेसफुल हैं। इस वक़्त मेरे साथ 2 सीएसपीज़ अटैच हैं, जिनकी लाइफ़ के ये छोटे-छोटे इश्यूज़ चल रहे हैं एंड दे आर रियली सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ पेन। तो सक्सेस क्या हुई फिर? ये सक्सेस तो नहीं है कि आप ज़िंदगी में एक बड़े लेवल पे काम कर रहे हों, आपका बड़ा ओहदा हो, बड़ा स्केल हो आपका, बड़ी सैलरी हो, बड़ा पैकेज हो, लेकिन आप ज़िंदगी के दूसरे रुमूज़ के अंदर सक्सेसफुल ना हों, तो ये सक्सेस तो ना हुई फिर। तो इसलिए दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, कि इसको आप देखें, गौर करें, समझें, जानें, परखें और जितनी ज़्यादा हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जितनी ज़्यादा पैदा हो सकती है, उसकी कोशिश करनी चाहिए। अब इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, इसकी कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं, इसके कुछ असूल हैं, जिनको अपनाना बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है। और गाइडलाइन वही शख्स दे सकता है, जिसने इसके ऊपर काम किया हो, जिसने इसको पढ़ा हो, जिसने इसके ऊपर रिसर्च की हो और जो इसके बारे में तफ़सील से जानता हो, जिसके पास नॉलेज हो इस चीज़ का। तो मंशा यार इस यार, मैं पिछले कई सालों से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इस कोशिश में हूँ कि जितना ज़्यादा हो सकता है कपल्स को जोड़ के रखा जाए, उनको आपस के अंदर उनको अंडरस्टैंडिंग के साथ रखा जाए, वो ज़िंदगी को सक्सेसफुल ट्रैक्स के ऊपर लेके चलें। अगर आप किसी ऐसे मसले का शिकार हैं और आप महसूस करते हैं कि आपके इर्द-गिर्द, आपकी हमसायगी में, आपके दोस्तों के हल्क़ा अहबाब में कोई ऐसे इश्यूज़ हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, जिनका उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। रोज़ आपको बंद कमरों की दीवारों से कोई छीनती हुई आवाज़ें, जिससे ये एहसास पहुँचता हो कि कोई एक-दूसरे को या गालियाँ दे रहा है या मार रहा है, तो ऐसी आवाज़ें आती हैं, तो आप उनको बिठा के बड़ी मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ मंशा यार का नंबर दें। उनको बताएँ कि ये कोच हैं, ये काउंसलर हैं, मैरिटल इश्यूज़ के ऊपर आपको गाइड करेंगे, आपकी ज़िंदगी के ज़्यादा प्रॉब्लम्स के ऊपर इनकी दस्तरस आसानी से हो सकती है, ताकि हम उनकी लाइफ़ में एक पॉज़िटिविटी ऐड करने में अपना भरपूर रोल प्ले कर सकें। उम्मीद है कि ये बात आपके लिए अहम होगी और आपको भी अच्छी लगी होगी और आप ज़िंदगी में इस बात को जब भी कभी खुदा न ख़ास्ता आपकी लाइफ़ में ऐसा प्रॉब्लम हो या आपके देखने वालों में, आपके जानने वालों में, चाहने वालों में से किसी का ऐसा मसला हो, आप उसको ज़रूर आसानी से रेफ़र कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये टोटली उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रहे हैं, ख़ास तौर पे मैरिज लाइफ़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। ये एक बड़ा वसीह और बड़ा हसीन टॉपिक है, जिसके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है। तो ये पैगाम था जो आज की डेट में आपको देना चाहता था कि मैरिटल कोचिंग क्यों नेसेसरी है? इसके ऊपर क्यों काम किया जाए? क्यों मैरिटल कोचिंग ली जाए? क्या जो लोग नहीं, अब एक सवाल आया परसों मुझे कि जो लोग मैरिटल कोचिंग नहीं लेते, क्या वो सक्सेसफुल ज़िंदगी नहीं गुज़ारते? क्यों नहीं बे गुज़ारते? जो मैरिटल कोचिंग नहीं लेते, उनकी समटाइम तरबियत इतनी अच्छी हुई होती है कि वो अपनी उस तरबियत, उस सोशलाइज़ेशन प्रोसेस के बायस इतने वेल वर्स्ड होते हैं, इतने वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं, इतना उनके अंदर पेशेंस डेवलप हो चुका होता है कि वो ज़िंदगी के हर मोड़ पे
अपने इन मामलात को बड़ी खुश असलूबी से, बड़ी मोहब्बत के साथ उनको हैंडल कर लेते हैं और हैंडल करने की सलाहियत भी रखते हैं। तो दिस इज़ द एजेंडा जिसकी वजह से मैरिटल कोचिंग बेहद ज़रूरी है। देखिए ना, अगर आपकी लाइफ में आपने अपनी शादी के ऊपर, अपनी मंगनी के ऊपर, मेहंदी के ऊपर आपने कई लाख रुपए अगर खर्च कर दिए हैं, और उन लाखों रुपयों का क्या फ़ायदा कि अगर कुछ कुछ वक़्त के बाद आपकी जो शादी है, वो एक छोटे से झगड़े की वजह से अपने अंजाम को पहुँच जाए, एक छोटी-सी गलती की वजह से, एक छोटी-सी अना की वजह से अगर वो अपने अंजाम को पहुँच जाए, तो क्या फ़ायदा इतने बड़े खर्च-खलार करने का, इतने बड़े लेवल पे वलीमे करने का, 2-2 3-3 डिशेज़ के बाद उनके शादी हॉल्स सील करवाने का क्या फ़ायदा हुआ? और इतनी-इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज़ को अपने वलीमे में बुलाने का, उनको बुला के दिखाने का, एक ब्रांडेड सूटिंग पहनने का, ब्रांड के साथ मेकअप्स करवाने का क्या फ़ायदा हुआ? अगर आप एक छोटी-सी गलती को मैनेज करने की सलाहियत से महरूम हैं तो। ये पैगाम है, ये मोहब्बत का पैगाम है, अमन का पैगाम है, आपकी ज़िंदगी की खुशहाली का पैगाम है। इसके ऊपर गौर कीजिए, सोचिए इसके ऊपर, और जहाँ इसकी ज़रूरत है, वहाँ इसको फ़िट कीजिए। अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाले तमाम ऐसे कंसल्टेंट वीडियोस आपको मुयस्सर आते रहें। एंड सेकेंडली, मेरा नंबर इस वक्त मेरे पहले कमेंट में मौजूद होगा। आपने जब भी आपको मेरी वीडियो आप सुन रहे हों, इसके बाद रिकॉर्डिंग भी आप सुन रहे हों, तो आपने मुझे डायरेक्ट रब्ता करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, जो कि इस वक्त कमेंट्स के अंदर दिया गया हुआ है, ताकि मैं फ़ौरन से मेरी टीम आपको रब्ता करे और आपके इन इश्यूज़ के ऊपर हम आसानी से बात कर सकें, तसल्ली से बात कर सकें। ये वो लोग चंद रब्ता करते हैं, वो लोग इस इश्यू को सीरियस समझते हैं, जो अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत सीरियस हैं, जो ये मानते हैं कि ज़िंदगी बहुत अहम तोहफ़ा है अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से, और इसको गँवाना नहीं चाहिए। इसको बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी दिलजोई के साथ अल्लाह का शुक्र करना चाहिए इसके ऊपर। वो लोग वाक़ई इसके ऊपर बड़ा सीरियस सोचते हैं और गौर करते हैं, और अपनी लाइफ़ के आने वाले अहदाफ़ के बारे में वो ऐसे कोचेज़ के साथ हमेशा इन लिंक रहते हैं। अल्लाह ताला आपका बहुत सा हामी और नासिर हो, आपकी हिफ़ाज़त फ़रमाए। आप ज़िंदगी में जो भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जिस जगह पे आप विराजमान हैं, और जैसी-जैसी आप उम्मीदें लेके निकले हैं, अल्लाह ताला आपकी उम्मीदों को पूरा फ़रमाए और आपके मिशंस के अंदर अपनी बरकत और रहमतें फ़रमाए। आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें। मेरा पैगाम ज़रूर शेयर कीजिए। अभी तक आज के इस उन्वान के ऊपर आपसे इतनी सी ही बात करना थी। इंशाल्लाह कल आपसे एक नए टॉपिक, एक नए उन्वान के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।